तो सर धुरंधर की ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्होंने गोल सेट कर दिया, कुछ टारगेट सेट कर दिए आने वाली मूवीज के लिए? ऐसी क्या बातें हैं जो इसे खास बनाती हैं? तो धुरंधर का जो कंटेंट है, मुझे ऐसा लगा है फिल्म मेकर कि उसने अपनी जिम्मेवारी निभाई है। कि कुछ लोग कहते हैं एजेंडा है, इसमें मोदी जी क्यों आ गए? क्या इससे पहले जवाहरलाल नेहरू साहब नहीं आए? सभी आते हैं। एक फिल्म मेकर है जो ऑथेंटिसिटी लाने के लिए किसी फ्रेम का इस्तेमाल करता है या किसी कैरेक्टर का इस्तेमाल करता है। हमारे देश में एक हलचल सी मचा दी थी हमारी करेंसी के साथ खेल के। अब चूंकि वो पूरे समाज में फैल चुकी थी, उसको खत्म कैसे किया जाए उसके लिए एक ही तरीका था, डिमोनेटाइजेशन। अगर सर इस फिल्म की जो कास्ट है वो बड़े नामी चेहरे ना होते और नॉर्मल फेसेस के साथ बनाई जाती, क्या तब भी ये स्क्रिप्ट या जो स्टोरी लाइन है वो हिट करती? कई डायरेक्टर्स ऐसे भी हैं जो कहानी नरेट नहीं कर पाते ठीक से और फिल्म बना लेते हैं। सर आपको क्या लगता है जो धुरंधर 2 या धुरंधर जो मूवी बनकर आई है, ये कुछ नए ट्रेंड सेट करेगी या फिर कुछ टाइम बाद लोग फिर एक अच्छी मूवी के तौर पे इसे याद रखने वाले? जो हमारे टेक्नीशियंस हैं, जो हमारे फिल्म मेकर्स हैं, उनकी समझ एक चीज़ तो आ गई है कि अब ऑडियंस को क्या चाहिए। अगर ये फिल्म वाह वाह करती और पैसे नहीं कमाती तो फिर कौन बनाता? एक यूट्यूबर है ध्रुव राठी, जो आप जानते होंगे, उसका बिल्कुल बयान आया है कि ये एक प्रोपेगेंडा मूवी है और अगर आप देखें तो ये बीजेपी का प्रचार प्रसार है और कुछ नहीं। कंटेंट अच्छा होगा तो उत्तराखंड की भी कोई फिल्म धुरंधर बन सकती है, लेकिन वो कंटेंट हो तब तो। पता नहीं क्यों लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों के अगेंस्ट। अरे कहाँ से मुसलमानों के अगेंस्ट फिल्म है भाई? मुझे पता, हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तानी हैं, उनके अगेंस्ट उसने एक शब्द भी नहीं कहा बेचारी की फिल्म में। धुरंधर ने आजकल बमंडर मचाया हुआ है। अगर मैं यहाँ से बात शुरू करूँ तो बहुत सारे लोगों को ये समझ आ जाएगा कि आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म में हो या पब्लिक में हो, सिर्फ और सिर्फ धुरंधर की बात चल रही है, धुरंधर 2 की बहुत ज़्यादा। तो इसी धुरंधर 2 के रिव्यू के लिए आज हम बैठे हैं। हमारे उत्तराखंड के निर्देशक हैं, यानी डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और एक्टर भी कभी कभी रहते हैं। तो बहुत प्रचलित नाम हमारे बीच हैं शिवनारायण सिंह रावत जी, 40 सालों से अधिक वर्षों से सिनेमा में हैं। तो मुझे लगा इस बात की चर्चा के लिए कोटद्वार के अंदर एक परफेक्ट नाम जो था वो है शिवनारायण सिंह रावत जी का। तो आइए और धुरंधर को लेकर थोड़ी सी बात हम भी कर लें, क्योंकि पूरा देश, पूरा वर्ल्ड आज धुरंधर की बात कर रहा है। सर बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद माधुरी जी। तो सर धुरंधर क्या कहेंगे? जी बहुत बहुत समसामयिक है। हाँ। आज के परिवेश में बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें जिक्र हो रहा है हमारी इस फिल्म का। और चूँकि मैं फिल्म से संबंधित रहा हूँ, फिल्में ही बनाई मैंने पूरे जीवन भर, और आपने बड़ी अच्छा सोचा कि मुझे बुला लिया। मेरे अंदर भी कुछ उबल रहा था तो मैंने कहा मैं भी कुछ कह दूं, क्योंकि मैं इस विधा से संबंधित हूं। सर दरअसल आप इस फील्ड के थे, इसलिए सुटेबल व्यक्ति मुझे कोटद्वार के अंदर आप ही लगे जिनसे इस बारे में हम बात कर सकते हैं। जी जी। और हर प्लेटफॉर्म में धुरंधर की बात हो रही है, तो क्यों नहीं हमारे प्लेटफॉर्म में भी हो? जी तो जी बिल्कुल। बिल्कुल समय के साथ चलना हमने कहा हम लाजमी है। कोई शक की बात नहीं। और मैं तो ये कहूँगा कि आप भी अपने इस विधा में धुरंधरी हैं, क्योंकि आप भी ऐसे ऐसे लोगों को बुलाती हैं ताकि आप अपनी बात को समझ सके और उसको पब्लिक तक पहुंचा सके। ये आपकी खूबी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आप मुझसे जुड़ जाएं। जैसे धुरंधर जी, तो सबसे पहले तो बस मैं यही कहूँगी सर कि क्या है आपके एक्सपर्ट कमेंट एज अ डायरेक्टर होने के नाते? देखिए, धुरंधर फिल्म भी एक फिल्म है, जैसा कि हम आमतौर पर फिल्म में देखा करते हैं। और धुरंधर फिल्म में जो बात कहने की कोशिश की, ये क्राफ्ट है सिनेमा, आप जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसका इस्तेमाल अगर सही ढंग से हो तभी इसको सिनेमा कह सकते हैं। और सिनेमा समाज का दर्पण है, ये भी आप बखूबी जानते हैं। तो समाज में जो कुछ भी हो रहा होता है या संसार में जो कुछ भी हो रहा होता है, हम इस माध्यम के ज़रिए से बातें कहते हैं और फिल्म बनाते हैं। देखिए, कंटेंट की जिम्मेवारी और दर्शकों का एक्सेप्टेंस और फिर उसके बाद उसके जो रिजल्ट्स आते हैं, इसको सिनेमा कहते हैं। असली सिनेमा इसको कहते हैं जी। तो धुरंधर का जो कंटेंट है, मुझे ऐसा लगा है फिल्म मेकर कि उसने अपनी जिम्मेवारी निभाई है। देखिए, जिम्मेवारी निभाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप कहकर कुछ कर सकते हैं, आप एक्ट करके कुछ बता सकते हैं, लेकिन इस क्राफ्ट में एक शख्स होता है जिसको हम कहते हैं निर्देशक, डायरेक्टर।
और डायरेक्टर का ये धर्म भी होता है, डायरेक्टर का ये फ़र्ज़ भी होता है कि वो अपने अपने उस कंटेंट के द्वारा कुछ ऐसी बातें कहें जो लोगों के दिल को छुए। और लोगों को दिल को बातें तभी छूती हैं जब उसमें सच्चाई होती है। तो मैं धुरंधर को कुछ इस तरह से मानता हूँ कि जैसे कि आजकल मैंने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे विचारधारा के लोग हैं, ये एजेंडा फिल्म है, ये फिल्म है, वो फिल्म है। मेरी समझ में ये नहीं आता। एजेंडे का मतलब आप गलत ढंग से क्यों लेती है? एजेंडा तो जिंदगी भी एक एजेंडा है ना। जीने का तरीका एक एजेंडा है, चलने का तरीका, खाने का तरीका, सब एक एजेंडा के। बिना एजेंडे के क्या आप एक जीवन को मान सकती? नहीं। हर बात में एजेंडा होता है, लेकिन उस एजेंडे के अंदर कितनी सत्यता है, कितनी सच्चाई है, या वो कितने सच्चे ढंग से पेश किया जा रहा है, उसको आप एजेंडा कह सकते हैं। तो धुरंधर फिल्म में भी बिल्कुल एजेंडे की बात हुई, लेकिन वो एजेंडा नेशनल एजेंडा है। वो एजेंडा किसी व्यक्तिगत एजेंडे का नहीं है। हमारे देश के एक स्पाई ने, एक जासूस ने, अगर दुश्मन देश में जाकर, मैं तो दुश्मन देश कहूँगा, खुलेआम कह सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है दुश्मन देश। बिल्कुल बिल्कुल। दुश्मन देश में जाके उन सारी बातों की तहकीकात की जो हमारे देश के लिए एक नासूर बनी हुई थी, या जो हमारे देश को डैमेज करने के लिए एक कार्यक्रम चल रहा था, वहाँ जाकर उन्होंने एक जासूस के जरिए जो निभाया है रणबीर सिंह जी ने। मैं आपसे एक बात दूसरी भी कहूँगा। बिल्कुल। जो जो हमारे डायरेक्टर हैं वो खुद भी कश्मीर से आते हैं, जी। और कश्मीर का एजेंडा या कश्मीर में जो कुछ भी हुआ था ये जग जाहिर है, कोई इसमें छुपाने वाली बात भी नहीं है। उस व्यक्ति ने मुसलमान जो कौम है, जो हमारे देश की एक सभ्य और जो कि एक सम्मानित कौम है, जैसे हम हैं हिंदू, वो भी मुसलमान हैं, वो भी हमारे देश के ही देशवासी हैं। उस वक्त जब वो बात हुई थी कश्मीर में पंडितों के अगेंस्ट, जो आदित्य हर हैं वो भी पंडित ही हैं, उनके अंदर भी वो गुस्सा भरा हुआ होगा, लेकिन उन्होंने इस फिल्म के द्वारा, इस फिल्म के अंदर उस गुस्से को कहीं भी नहीं बताया। उन्होंने कहीं भी किसी भी सीन में ये कहने की कोशिश नहीं की कि हमारे देश के मुसलमान ख़राब हैं। कहीं भी आप पूरी फिल्म देख लीजिए, उन्होंने एक ही बात कही है कि वो देश दुश्मन देश है, जो इत्तेफाक से मुसलमान देश है। वो तो हमारे लिए हमारी जड़ें खोदने में हमेशा रहते हैं। लेकिन जो हमारे देश के मुसलमान हैं, मैंने अभी हाल ही में बहुत सारे यंग बच्चों को, जो मुस्लिम बच्चे हैं, बड़े जोश और खरोश के साथ वो सिनेमा हॉल से बाहर निकल रहे तो कहते हुए सुना, सर बड़ा फिल्म, क्या फिल्म है, बहुत मज़ा आ गया। तो जो इंटरव्यूअर था उससे पूछा भी क्या मज़ा आ गया? अरे बोले कमाल की बात कर रहे हैं, मज़ा आ गया। हमारे देश का एक आदमी, एक जासूस, जो एक आदमी जिसको भेजा गया है वहाँ पर, उसने जाके झंडे गाड़ दिए, सबको हरा के वापस आ गए। तो देश की शान की बात नहीं है। इतने खुश थे वो यंग बच्चे, क्योंकि उन्हें भी पता, वो भी हिंदुस्तानी है ना। वो इसको ख़राब क्यों कहेंगे? मुझे बताइए। ख़राब कहने वाले लोग कुछ और हैं, जिनको आप भी पहचानती हैं, हम भी पहचानती हैं। उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। तो सर, धुरंधर की ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्होंने इस मूवी को एक लाकर अलग खड़ा कर दिया और उसे, और एक कुछ गोल सेट कर दिया, कुछ टारगेट सेट कर दिए आने वाली मूवीज़ के लिए? ऐसी क्या बातें हैं जो इसे खास बनाती हैं? माधुरी जी, मैंने जैसे कहा कि मैं फिल्म मेकर हूँ और एक जिम्मेवारी होती है फिल्म मेकर की। सारे जो भी जिस भी विधा में काम करते हैं, इंजीनियर, मेडिकल, डॉक्टर्स जो भी होते हैं, सबकी जिम्मेवारी अपनी अपनी होती है। अब चूँकि आपने फिल्म की बात की, फिल्म मेकिंग की बात करी है, धुरंधर की बात की, जो भी एक फ़िल्म है, और मैं डायरेक्टर हूँ, मैं फिल्में ही बनाता हूँ, तो मैं एक बात आपसे साफ तौर से कहने की कोशिश करूँगा कि इससे पहले जो फिल्में बनती थी उसमें भी कहानियाँ होती थी, इमोशंस होते थे, ड्रामा होता था, सब कुछ होता था, मगर वो फिल्में सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही बनाई जाती थी। इमोशंस, पब्लिक के इमोशंस को पर्दे पर लाकर दिखाने की कोशिश की जाती थी, और लोग ताली बजाते थे, खुश होते थे, और खूब सारे टिकट खरीदते चले जाते थे। उसके अंदर देश प्रेम की बात बहुत कम होती थी। इस पर्टिकुलर फिल्म के अंदर ये अलग फिल्म क्यों है? पहला प्रमाण तो यही कि पूरी दुनिया में इसने हंगामा मचा दिया है। दूसरी बात यह कि इस फिल्म ने एक चीज़ तो जगाने की कोशिश की है जिसको हम देश प्रेम कहते हैं।
जैसे कि मैंने भी आपसे कहा कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी है, हर एक आदमी एक ही बात करा, फिल्म तो बड़ी अच्छी है। तो इसके पीछे एक ही राज है कि इस फिल्म ने देश प्रेम की बात जगाने की कोशिश की। और मैं आपसे दो चार बातें और भी कहने की कोशिश करूंगा कि कुछ लोग कहते हैं एजेंडा है, इसमें मोदी जी क्यों आ गए? अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री, और क्या इससे पहले जवाहरलाल नेहरू साहब नहीं आए, इंदिरा गांधी साहब नहीं आई, बहुत सभी आते हैं। एक फिल्म मेकर है जो ऑथेंटिसिटी लाने के लिए किसी फ्रेम का इस्तेमाल करता है या किसी कैरेक्टर का इस्तेमाल करता है, कोई बुराई के लिए नहीं करता, वो अपनी फिल्म की ऑथेंटिसिटी के लिए, अपने जो कंटेंट है उसको सत्य साबित करने के लिए ऐसे कैरेक्टर्स लाता है। इसमें भी अगर लाया गया, और इसमें बड़ी राज की बात है जो मुझे भी नहीं मालूम थी, शायद आपको भी नहीं होगी, बहुत सारे लोग जो दर्शक देख भी रहे हैं उनको भी नहीं मालूम होगी, जो हमने देखा था इससे पहले कि एक अतीक अहमद साहब जो कैरेक्टर थे, जिनको जो मारे गए और जिनका बैकग्राउंड बहुत कुछ लोगों ने कहा, सुना, हमने भी देखा, खूब चला, वो मर गए भी नहीं हैं, उनको मारने के लिए या उनको हटाने के लिए जो एक बहुत गहरी बात थी, जो हमें भी अब पता लगी है, जो जाली नोटों का एक, जिन्होंने एक वो जखीरा बनाया हुआ था, और उस जखीरे से वो जो नोटबंदी जो हो रही थी, जो पैसे यहाँ आ रहे थे, वो गलत कामों में लग रहे थे। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे लोग थे जो इस पर जुड़े हुए थे, लेकिन ख़ास तौर से वो तो थे ही थे। उन्होंने हमारे देश में एक हलचल सी मचा दी थी हमारी करेंसी के साथ खेल के, जो पाकिस्तान से छप कर आती थी, जो हमारी इस फिल्म में दिखाया भी गया, जो सच्चाई है। और अब चूंकि वो पूरे समाज में फैल चुकी थी, पब्लिक में फैल चुका था वो पैसा, उसको ख़त्म कैसे किया जाए, उसके लिए एक ही तरीका था, डिमोनेटाइजेशन। तो डिमोनेटाइजेशन उस वक्त हम समझते थे कि हमको भी कभी लगता है यार कैसे सडनली बंद कर दिया, हम लाइन पे लगे हैं, ये है, लेकिन आज हमको इस समझ में आ रहा है कि नहीं, वो बात सही थी। और अगर ऐसा नहीं करते तो ये बात बढ़ती चली जाती और एक 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 स्टेज ऐसी आती, हमारा देश बहुत बुरी तरह से पिछड़ जाता। तो ये एक जो डायरेक्टर है उसने एक अपने बात कहने की कोशिश की है, जो बहुत अच्छी, इसलिए धुरंधर जो है एक अच्छा प्रोजेक्ट है, जिसको मैं कहूँगा अच्छी फिल्म है, और इससे देश में एक प्रेम की भावना जगी है, और बहुत सारे ऐसे राज खुले हैं जो हमको भी नहीं पता थे, और जब वो खुले हैं तो लोगों ने पसंद किया है। तो आप तो सर इसको सच्चाई के बहुत करीब और सच्चाई से इसको रिलेट कर रहे हैं इस मूवी को, जबकि बहुत सारे लोग इसे प्रोपेगेंडा कह रहे हैं। तो कैसे जस्टिफाई करेंगे सर अपनी बात को, क्यों वो प्रोपेगेंडा कह रहे हैं, जब आप कह रहे हैं कि इसमें तो बहुत सारी सच्चाई दिखाई गई है हमारे देश की। और बहुत सारे लोगों का मैंने भी रिव्यू देखा, तो वो कह रहे हैं कि ये बहुत रिलेट करती है, लोग इसलिए इसको पसंद कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने देश के साथ, अपने देश में हुई घटनाओं से इस मूवी को रिलेट कर रहे हैं, इसलिए लोग इसको देखने भी जा रहे हैं, और इसलिए इसका जो रिजल्ट है वो इतना अच्छा भी आ रहा है। फिर भी कुछ लोगों का कहना कि ये प्रोपेगेंडा है। देखिए, जिसकी रही भावना जैसी क्या है वो, प्रभु देखी तिन सूरत तैसी, यही तो है ना, यही है। मतलब कहने का ये है कि अगर आपके अंदर देश प्रेम नहीं है तो डेफिनेटली आप इसे एजेंडा ही मानेंगे, क्योंकि वो आपको सूट नहीं करता। मतलब आप सीधा कह रहे हैं कि जो देश प्रेमियों ने पसंद आएगी, जो देश प्रेम नहीं करते उन्हें नहीं, नेचुरल नहीं आएगी, बट नेचुरल है। अच्छा। बड़ी सही सी बात है, इसमें कोई छुपाने की बात भी नहीं है। और मैं बिना निडर होकर ये बात कह सकता हूँ कि जो देश को प्रेम करते हैं वो इस धुरंधर फिल्म को भी प्रेम करेंगे, और जो नहीं करते उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, वो बेचारे करें ना करें, वो उनकी बदकिस्मती है, मैं तो यही कहूँगा। जी। तो सर, जैसा मैं देख रही थी इसमें कि इसमें बहुत लोगों का एक और भी था सर, जब क्वेश्चन उठाया गया कि इसमें मोदी जी को क्यों दिखाया गया, तो कुछ लोगों का ये भी कहना था कि हम तो योगी जी का भी वेट कर रहे थे, तो योगी जी को क्यों नहीं दिखाया गया। तो पता चल, योगी जी अगर होते तो फिर तो और बड़ा प्रोपेगेंडा माना जाता शायद इसे, जिस तरह से इसके रिव्यूज भी आ रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे इस बात पर? देखिए, योगी जी के बारे में पूरी दुनिया जानती है, जिनको बुलडोजर बाबा भी कहते हैं, और वो प्रहार करते हैं उन देश विद्रोहियों के ऊपर जो देश की दशा और दिशा बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, उन पर ही बुलडोजर चलाते हैं। मुझे याद है, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि मुझे याद है कि योगी जी एक बार पार्लियामेंट पर रोए थे, मुझे वो सीन याद है, मैंने वो देखा था।
और वो क्यों रोए थे, उन्होंने, उनके शब्द भी थे कि मुझे माफिया के जो लोग हैं उन्होंने बहुत परेशान कर दिया, मैं सह नहीं पा रहा हूँ। और उसके बाद आपने देखा होगा कि उनको यूपी में मुख्यमंत्री बनाकर लाया गया। तो उनकी उस दर्द को उस वक्त की लोगों ने, जो राजनीति के लोग थे, उन्होंने समझा और उस आग को उन्होंने देखा और फिर उनको उस जगह पे लाया गया जहाँ से उस कचरे को, उस बुराई को साफ करने में योगी जी सक्षम रहे, सफल रहे। ये तो दुनिया जानती है। अब उनको लाने या न लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी तो एक इमेज है जो है ही है, वो देश प्रेमी है, वो देश को जानते हैं। आप ये देखिए कि मैंने बहुत बार देखा है कि वो बेचारे ना हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, सबके लिए एक है, संत आदमी है। मैंने देखा कई वीडियोस में देखा उनको कि बेचारे वो एक छोटी सी बच्ची को उसने कहा कि मुझे इस स्कूल में पढ़ना, तो फ़ौरन उसको भेज दिया। मैंने देखा, मैंने बहुत सारी फीमेल्स मोमडन्स से कहते हुए सुना है कि वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो कभी भी किसी का पक्ष नहीं लेते। वो जो दुखी है उसके साथ हैं। और उन्होंने यूपी में इतना बड़ा काम किया है, जो आज हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी कास्ट का आदमी हो, वो उन्हें पसंद क्यों करता है? क्योंकि उन्होंने वो गंदगी को सफाई किया और उनके आगे पीछे कुछ भी नहीं है बेचारे का। वो यही की है कि देश प्रेम, मेरा देश, मेरा भारत, और उसकी उनको जहाँ गंदगी की खबर आती है वो अपना बुलडोजर भेज देते हैं, सफाई कर देते हैं, ख़त्म हो गई बात। तो उनको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मोदी जी को दिखाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि एक लोगों के दिमाग में एक जो जहर घोल दिया गया था और जो एक कन्फ्यूज़न सा था कि ये सडनली ओवरनाइट 8 बजे डिमोनेटाइजेशन कैसे डिक्लेयर हुआ। तो उन्होंने वो सब इस फिल्म के अंदर जो मतलब वो डिमांड थी, जी डिमांड थी, दिखाना मूवी की डिमांड थी। आदित्य धर ने उस बात को बड़े बेबाकी से कहने की कोशिश की, वो सच्चाई। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने, जो आदित्य धर है, उन्होंने ये झूठ मूठ कहा है, डॉक्यूमेंटेशन है, ये प्रूव्ड है, सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड है कि वो अतीक अहमद जो था वो बाकायदा वहाँ पर दाऊद के साथ मिलके, वो सब वहाँ की सरकार के साथ मिलके वो जाली नोट बना रहा था और नेपाल के द्वारा वो हिंदुस्तान में भेज रहा था, फिर उसके बाद यूपी और यूपी से पूरे हिंदुस्तान। आपके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, बिल्कुल ये नहीं, सच्चाई से रिलेट करती हुई मूवी है। 100%, 200%, 300%। मैं तो ये कहूँगा कि ऐसी फिल्में बननी चाहिए। आज के जो यूथ हैं उन तक बात पहुँचे। बहुत सारे यूथ हैं जो उस जमाने पैदा नहीं हुए होंगे, जैसे कि इसमें दिखाया कि पाकिस्तान में किस तरह से हमारे देश के अगेंस्ट वो चलती थी, नफरत चलती थी और एजेंडा चलते थे और बहुत सारे तौर तरीके उनके थे कि हम इस भारत को किस तरह से डैमेज करें। उनकी आंखें खुली हैं। हाँ। और फिर उनके अंदर देश प्रेम की भावना जगेगी। तो हमारा देश एक मूवी का बेस्ट पार्ट क्या है जो आपको लगा हो? वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मैं आपकी दृष्टि से देखूं तो आपको क्या बेस्ट लगा मूवी में? मुझे बेस्ट पार्ट वो आखिरी सीन जब रणबीर सिंह अपने घर लौटते हैं। हाँ। मैं भी एक्टर हूँ और डायरेक्टर भी हूँ। रणबीर सिंह को मैंने बहुत सारी फिल्मों में देखा, बड़े चुलबुले से हैं, आप देखते होंगे, उछलते कूदते रहते हैं। लेकिन वहाँ पर जो उनका जो एक्सप्रेशंस जो थे, उनके आंखों पे जो आंसू, आधे आंसू, और वो अपने बच्चों की तरफ देखते हैं, तो वो फील उन्होंने 100% एक्सप्रेशन के द्वारा कहने की कोशिश की है और दिया है कि मैं घर आ गया हूँ। वो सब खत्म करके मैं घर आ गया हूँ, मैं अपने देश में आ गया हूँ, उस दुश्मन देश से बदला लेकर मैं आ गया हूँ। वो सीन मुझे सबसे खूबसूरत लगा, जो आदित्य धर ने बहुत खूबसूरत से पिक्चराइज किया और रणबीर सिंह ने ईमानदारी से उसे निभाया। ये बहुत खूबसूरत सीन था। बाकी तो सारे सीन अच्छे ही हैं, आपने देखा होगा। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जो मैंने पहले भी कहा कि हमारी इस फिल्म के अंदर, धुरंधर के अंदर, जितने भी कैरेक्टर्स हैं सब हिंदू हैं, मैक्सिमम 99%। आप रणबीर सिंह को ले लीजिए, आप राकेश बेदी, मेरे बड़े अच्छे मित्र भी, हमने साथ में काम भी किया। आप रामपाल को ले लीजिए, संजय दत्त को ले लीजिए, जितने भी कैरेक्टर हैं वो सारे कैरेक्टर्स को मुस्लिम कैरेक्टर बनाया गया और फिर उनसे राष्ट्रवाद की बात कहलवाई गई। यानी उनके द्वारा उन्हीं के घर में जाके उनका ही कैरेक्टर बन के उनको ख़त्म करके वो लोग।
और उनको हमारे यहाँ का जो स्पाई था जो वहाँ जाके उनको सबको मार के आया। तो ये बड़ी अच्छी बात है। सर एक कैरेक्टर और है इस मूवी में जी, और जिसके इर्द गिर्द जिसका ये सारा प्लानिंग है, सारा माइंड है, जिसे कि हम जेम्स बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। और सबसे बड़ी गर्व की बात है कि वो हमारे उत्तराखंड है और उसमें भी हमारे पौड़ी डिस्ट्रिक्ट से हैं, No अजीत doubt। डोभाल जी। जी, जी, तो अजीत डोभाल जी का उत्तराखंड से होना, नेशनल लेवल पर पहुंचना, और आज जो मूवी है वो उनके इर्द गिर्द ही आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वही मास्टरमाइंड है इस मूवी के, No doubt। जो फिल्म में दिखाया जी, गया जी, है। जी। क्या कहेंगे सर? अजीत डोभाल साहब को तो पहले मैं सैल्यूट करता हूँ और मैं बहुत इज्जत करता हूँ तहे दिल से उनकी। उनका व्यक्तित्व तो सीधा साधा, कोई उनके अंदर वो कॉलर खड़ी करने वाली बात नहीं दिखाई पड़ती, एकदम सीधे साधे पहाड़ी जैसे होते हैं। बिल्कुल। वो व्यक्ति जिसने हमारे हिंदुस्तान को लड़खड़ाते हुए देखा था और उस लड़खड़ाहट को अपने स्किल के द्वारा, अपनी उस सोच के द्वारा फिर से सीधा खड़ा कर दिया। आज वो नेशनल हमारे हीरो हैं जिनको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया है, लेकिन उनके अंदर कहीं ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। उनको कोई भी टास्क दिया जाता है, आप ये लगाइए कि जब भी देश पर कोई ऐसा आपदा या कोई ऐसी परेशानी आती है, अजीत डोभाल को क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि उनके अंदर कूट कूट के देश प्रेम भरा हुआ है। और मुझे इस बात का गर्व है, मैं भी पहाड़ी हूँ, गढ़वाली हूँ, वो भी पहाड़ी है, गढ़वाली है, इस बात का थोड़ा तो गर्व हमें होता ही है, पूरे देश को गर्व है। और उसका जो कैरेक्टर आर माधवन ने निभाया, हैट्स ऑफ टू हिम ऑल्सो। क्योंकि मैं आर माधवन को चेन्नई से जानता हूँ। हाँ। मैं चेन्नई में था, वो वहीं के हैं, बिल्कुल मद्रास के। आपने तो मूवीज़ में भी काम किया है वहाँ काम किया। तो उन्होंने बखूबी इस किरदार को निभाया है डोभाल साहब के। और डोभाल साहब का के लिए तो हम ये चाहेंगे कि उनकी उम्र वो तो उम्र दराज हो, जब तक वो हमारे साथ रहेंगे, हमारे देश में रहेंगे, तो हमें बड़ी एक क्या कहिएगा, एक जो डर की भावना नहीं होती है, सिक्योर जो हम फील करते हैं। तो अजीत डोभाल हमारी सिक्योरिटी के आइकॉन है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और ये हम गाए बगाए देखते भी रहते हैं। उनकी सोच आज से नहीं, इसी विचारधारा के लोगों के साथ नहीं, उस ज़माने में भी जब वो हुआ था, ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था, उसके भी हीरो वही थे। सर एक टेक्निकल क्वेश्चन, क्योंकि आप इस फिल्म मेकिंग लाइन से हैं और एक डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। अगर सर इस फिल्म की जो कास्ट है वो बड़े नामी चेहरे ना होते और नॉर्मल फेसेस के साथ बनाई जाती, क्या तब भी ये स्क्रिप्ट या जो स्टोरी लाइन है वो हिट करती, ग्लोबल हिट करती? बिल्कुल करती। मैं बताता हूँ क्यों। जी, क्योंकि कंटेंट में सच्चाई है। अब उस सच्चाई को और सच्चा बनाने के लिए उन किरदारों को ढूंढा गया जो परफॉर्मर्स हैं। ये बात हो सकती थी कि नए परफॉर्मर्स उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाते, जो अगर नए एक्टर्स को लिया जाता वो शायद उस रेंज तक परफॉर्म नहीं कर पाते, और जब वो परफॉर्म नहीं कर पाते तो उस पर्टिकुलर किरदार को पूरी तरह से जी नहीं पाते, और जब वो जी नहीं पाते तो कंटेंट में थोड़ा सा हल्का पाला जाता है। इसलिए आदित्य धर ने जो कैरेक्टर्स लिए सारे बहुत वेल इक्विप्ड हैं अपनी कला के लिए, चाहे वो संजय दत्त हो, अर्जुन रामपाल हो, या जो भी एक्सवाइजेड जो जितने भी इस पे कैरेक्टर हैं सब धुरंधर हैं। क्योंकि इसीलिए उनको धुरंधर ही सारे इस्तेमाल किए गए कि वो अपनी वो खूबी को पर्दे पर ला सके। और वो जो आदित्य धर साहब ने जो सोचा है वो लोगों तक उस फील को पहुंचा सके, उसको दिल में ला सके, इसलिए उन्होंने ये कैरेक्टर लिया। और अगर ये कैरेक्टर नहीं होते फिल्म तो तब भी चलती, लेकिन एक सिनेमा आपने देखा होगा लार्जर देन लाइफ बनाया जाता है, आफ्टर ऑल है तो फिक्शन ही। बिल्कुल। तो फिक्शन में थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। अब जैसे वो फाइट्स होती हैं ऐसी फाइट्स तो होती नहीं है, लेकिन सिनेमेटिकली बनाई जाती है ताकि एक इम्पैक्ट आए। उसका इम्पैक्ट को लाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती टेक्निकली। सर एक चीज़ और यहाँ पे मेरे मन में एक बात आई है कि डायरेक्टर का कितना बड़ा रोल होता है, क्योंकि मूवीज़ में तो ये जैसे अब हम अर्जुन रामपाल की बात लें या कोई दूसरा कैरेक्टर है, वो बहुत सारी मूवीज़ करते हैं, लेकिन कुछ किरदार जैसे यहाँ तो वो मेमोरेबल बन गए हैं। इसमें मुझे लगता है उनके फेस ऐसे हो गए हैं कि उन्होंने उस फेसेस को नहीं, उस व्यक्तित्व को जिया है, जैसे मूवी में ऐसा लग रहा है, ऐसा फील आ रहा है। तो डायरेक्टर का कितना बड़ा रोल होता है सर किसी आर्टिस्ट से निकलवाने में? मैं देखिए, डायरेक्टर को पायलट ऑफ द शिप भी कहते हैं। अच्छा, पायलट ऑफ द शिप क्यों कहते हैं?
कि जो पायलट में बहुत सारे क्रूज होते हैं, मैसेंजर्स भी बैठे होते हैं, सारे लोग होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्रेडिट तो उसको जाता है डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का या बीच में कुछ गड़बड़ी हो जाने का। तो उसकी जिम्मेवारी, एक डायरेक्टर जब अपनी जिम्मेवारी पूरी तरह से समझता है, और चूंकि वो कहानी जो है उसका ही ब्रेन चाइल्ड है, वो पहले से उस फिल्म को देख चुका होता है। जैसे मैं भी कभी कंटेंट लिखता हूँ तो मैं पूरी फिल्म देख चुका होता हूँ, उसके बाद मैं उसको एग्जीक्यूट करता हूँ विद द टूल्स लाइक कैमरा, लाइट्स एंड अदर्स। तो एक डायरेक्टर, मतलब डायरेक्टर के ब्रेन में मूवी बन चुकी होती है, पहले बन चुकी होती है, अब उसको वो किरदार के अब द्वारा वो किरदार दिखाना को है। बुलाते हैं और फिर उनको समझाते हैं, उनको कहानी सुनाते हैं कि मुझे ये चाहिए। तो कहानी सुनाने का जो ढंग है, अगर वो परफेक्ट है तो फिल्म डेफिनेटली हिट होगी और वो डायरेक्टर सक्सेसफुल है। कई लोग होते हैं, कई डायरेक्टर्स ऐसे भी हैं जो कहानी नरेट नहीं कर पाते ठीक से और फिल्म बना लेते हैं। तो उस पर क्या है, जो 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 करेक्टर्स हैं, जो किरदार हैं, जो कलाकार हैं, उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। आप उनको पूरी बात समझाकर उस किरदार के बारे में पूरी तरह से डिटेलिंग बताकर अगर आप ये कर पाते हैं तो फिल्म में जो किरदार है वो बहुत अच्छा काम करते हैं। और यही एक डायरेक्टर का कर्तव्य है, यही उसका धर्म भी है। तभी वो, और आपने देखा होगा कि वो एक्शन के बाद कट भी करता है और रिटेक भी करता है। तो रिटेक क्यों करता है? उससे जो सोचा है वो उसको नहीं मिला, तो फिर वो कहता है नहीं, वन मोर। बिल्कुल, वन मोर कहने का मतलब सिर्फ ये वरना हो इतना बड़ा एक्टर उसे कर दिया तो उसको मान लेना चाहिए। नहीं, अमिताभ बच्चन साहब को भी कहते थे कि सर एक और ले लेंगे क्या, क्योंकि वो डायरेक्टर की जो सोच है, जो उसने फिल्म देखी है, वो फिल्म को एग्जीक्यूट करना चाहता है, उसको पर्दे पर लाना चाहता है। जब तक वो उसके फ्रेम में फिट नहीं होता तब तक वो नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल। और जब वो बन जाता है तो फिर उसका, अच्छा उसके बाद एक्टिंग तो एक पार्ट है, उसके बाद जो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, म्यूजिक होता है। इसमें सर एक चीज़ और है कि म्यूजिक का बड़ा अच्छा इस्तेमाल हुआ है हर सीन के बैकग्राउंड में। जो म्यूजिक है 90s का जो म्यूजिक यूज हुआ है अल्टीमेट है। एक और बड़ी अच्छी बात बताऊंगा। हाँ। इसमें 90s के ज़माने में एक फिल्म आई थी सलमान खान की, कौन सी फिल्म थी वो, उसमें एक गाना था, मैं भूल रहा हूँ उस गाने का नाम, उसमें यूज़ किया गया, उसकी ट्यून यूज़ की गई, और वो गाना बनाया था पाकिस्तान के एक सिंगर ने। अच्छा। हाँ, हवा हवा ए हवा वो गाना है शायद, था ना? वो पाकिस्तान के म्यूज़िक डायरेक्टर और सिंगर ने बनाया था। लेकिन जब उस पर्टिकुलर ट्यून को, उस पर्टिकुलर धुन को, आदित्य धर को ये महसूस हुआ कि मुझे ये धुन यहाँ पर चाहिए, ये देखिए परफेक्शन, जो अभी आपने क्वेश्चन पूछा था मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। तो उसने उस धुन को लेने के लिए उसकी टीम ने पाकिस्तान में उस म्यूजिक सिंगर डायरेक्टर से कांटेक्ट किया। अच्छा। और उससे कहा कि मैं आपकी धुन यूज़ कर सकता हूँ, आपको जो चाहिए मुझे बताइए। 50,000 रुपये दिए गए। अच्छा। हाँ, उस धुन को, कितनी बड़ी धुन है वो, बिल्कुल, लेकिन ऑथेंटिसिटी के लिए एक हाँ, तो आप जो भी करें वो ऑथेंटिक करें। ऑथेंटिक है। तो उस धुन को यूज़ करने के लिए, और वो बड़ा खुश है, वो पाकिस्तान का जो म्यूजिक डायरेक्टर बहुत खुश है कि देखो आज 1990 का मेरा लिखा हुआ गाना आज के फिल्म के में भी यूज़ हो रहा है। मतलब वो उसके अंदर इतनी सच्चाई है। वो बड़ा खुश हुआ। उसको 50,000 रुपये दिए गए और उससे राइट्स लिए गए, बाकायदा लीगल कार्रवाई हुई और फिर वो धुन को यूज़ किया गया। कितनी बड़ी बात है। तो इसी जो अभी आपने सवाल पूछा था कि डायरेक्टर का क्या रोल था, ये रोल होता है डायरेक्टर। उसको लगा था कि ये धुन, ये गाना अगर यहाँ पर बज जाएगा ना तो मज़ा आ जाएगा, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो हो जाएगा। और वो एक्चुअली वो सरकास्टिक है, वो संजय दत्त का सीन है ना, वो सरकास्टिक है, लेकिन उस सरकास्टिज्म में भी उसने एक फीलिंग को बिल्कुल अपलिफ्ट किया, और मतलब सीन्स को और लाइव कर दिया है और लाइवली बना दिया है इन जो बैकग्राउंड म्यूजिक यूज हुआ उस मूवी में। तो यही एक डायरेक्टर की जिम्मेवारी होती है फिल्म बनाने। सर सिनेमैटिक अचीवमेंट जो इस मूवी का, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सिनेमैटिक अचीवमेंट तो यही कहूँगा कि ये जो टूल है सिनेमा, जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम ये भी कहते हैं कि समाज का दर्पण है, तो सिनेमैटिक बेनिफिट तो ये है कि हमने देखा होगा कि हम अखबार में लिखकर न्यूज़ भेजते हैं, लोग पढ़ते हैं, दिल तक बात पहुंचती है। कोई गाना गाता है, उसको सुनती है, दिल तक बात पहुंचती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारा देश जब
क्रिकेट के मैच में जीतता है तो भारत माता की जय की हाँ, खुद से ही आ जाता है। आ जाता है। इस फिल्म में भी वैसे ही हुआ सिनेमेटिकली कि वो कहता भी है कि बोल भारत माता की जय। बिल्कुल। वहाँ पे लोग ताली बजाते ना, क्यों? कि वो जितने भी लोग बैठे हुए थे वो अपने देश के लिए लड़ रहे थे, मार देखी जाएगी। तो वो एक देश प्रेम की, तो सिनेमेटिकली ये फ़ायदा तो हुआ हमें कि एक सिनेमा ने एक ऐसा जज्बा जगाया है कि हमें बहुत ज़रूरी देश भी से था, प्रेम हो गया। वो ज़रूरी भी था सर, वो जज्बा। वो ज़रूरी था। और आज के परिवेश में आप देखें पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, बिल्कुल। पूरी दुनिया में क्या क्या हो रहा है आप सब जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये देश प्रेम का जज्बा जिंदा रहेगा तो भारत जिंदा रहेगा सर, तो हम सब लोग एक साथ जिंदा रहेंगे। सर आपको क्या लगता है जो धुरंधर 2 या धुरंधर जो मूवी बनकर आई है पार्ट 1 पार्ट 2, ये कुछ नए ट्रेंड सेट करेगी या फिर कुछ टाइम बाद लोग फिर एक अच्छी मूवी के तौर पे इसे याद रखने वाले हैं? नहीं, ये नए ट्रेंड सेट करेगी। उसकी वजह है, मैं छोटी सी वजह बताऊंगा। वो जो लोग थे पुराने सेट वाले बूढ़े हो गए, जैसे मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ मैं भी उम्र हो गई है मेरी। लेकिन जो आज के बच्चे हैं, जो आज का यूथ है, जैसे मैंने बताया कि लोग कह रहे हैं मुसलमानों के अगेंस्ट एजेंडा है, ये एजेंडा है, वो एजेंडा है, लेकिन वही बच्चे, यंग बच्चे, कुछ पढ़े लिखे भी थे उसमें से, कुछ बेचारे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जब वो बाहर निकले तो सर मज़ा आ गया, क्या फिल्म बनाई है, वेरी गुड, 100 आउट ऑफ 100 में। वो उनकी जोश देखिए। तो वो सोच आज बढ़ेगी और ऐसी फिल्में बनेगी तो उनको बढ़ावा मिलेगा। वो बच्चे फिर से दोबारा फिल्म देखने के लिए जाएंगे। जब फिल्म हम किससे बनाए, फिल्म एक व्यवसाय है, बिल्कुल, उससे पैसा कमाने का भी एक वो है, जरिया है वो। और जब ऐसी फिल्में बनेगी तो बहुत सारे, जैसे कि इसने करोड़ों 2000 करोड़ का जिंदा करने वाली है ये फिल्म। बिल्कुल। तो मतलब प्रोफेशनली अगर ये फिल्में, इस तरह की फिल्में जब लोग देखेंगे, टारगेट इतनी अच्छी अच्छी कलेक्शंस आ रही हैं, तो नेचुरली ऐसी फिल्में बनाएंगे लोग। और उसमें दूसरा फ़ायदा क्या होता है, अभी लोगों को, जो हमारे टेक्नीशियंस हैं, जो हमारे फिल्म मेकर्स हैं, उनकी समझ में एक चीज़ तो आ गई है कि अब ऑडियंस को क्या चाहिए। और ऑडियंस को बेवकूफ़ नहीं बना सकते नहीं आप कि एक मारा और वो उड़ गया या इस तरह से, मतलब कुछ भी आप अनरियलिस्टिक दिखाएंगे तो वो उस तरह से उसको थोड़ा सा लार्जर करना पड़ता है दिखाने के लिए। फिक्शन तो डालना पड़ेगा, फिक्शन तो, फिल्म इज ए फिक्शन है, तो उस पर डालना पड़ता है, लेकिन उसमें सच्चाई होनी चाहिए। आप ऊट पटांग मत कर सकते, आप ऊट पटांग करेंगे तो आपको हटा दिया जाएगा। और आप आजकल के बच्चे तो आप जाते हैं टेक्नोलॉजी में। सर वैसे भी मैं एक चीज़ देख रही थी कि OTT जो आज चल रहा है कि प्लेटफॉर्म हमारे पास, और उसके बाद थिएटर में जाकर मूवी देखना, और वो भी ये कि अभी तक हाउसफुल ही चल रहे हैं। देखिए आप, बड़ी बात है। कहीं ना कहीं ये आता है कि जो ये कह रहे थे अब लोग सिनेमा देखने नहीं आते हैं, इट मीन्स कि वो चीज़ दिखाई नहीं जा रही है जिसे देखना चाहता है दर्शक। दूसरी चीज़ मैं और बताता हूँ आपको, मैंने पहले भी शायद में बात कही होगी कि बिल्कुल, सिनेमा देखने जाना एक उत्सव की तरह होता है। थिएटर में हम लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, बिल्कुल, फिल्म को हम देखते हैं जाके। उसमें अभी सिनेमा जो है टेक्नोलॉजी से बहुत ऊपर, AI आ गया है, कहाँ आ गया, बहुत साउंड सिस्टम 7.1 आ गया 5.1 के बाद, जो और भी हाईटेक है। तो वो सब चीज़ देखिए, इसका एक इम्पैक्ट आता है, क्योंकि सिर्फ डायलॉग बोलने से ही फिल्म नहीं बन जाती, या सिर्फ शूटिंग करने से फिल्म, उसके पीछे जो हम लोग पोस्ट प्रोडक्शन काम करते हैं, इसमें बहुत सारे इफेक्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग डालते हैं उसमें, उसको और खूबसूरत बनाने के लिए। अभी फिल्में जो बन रही हैं, आज की जो फिल्म, जब हमने शुरुआत की थी उस वक्त टेक्नोलॉजी कुछ और थी, आज बहुत हाईटेक हो गया है मामला। और इस टेक्नोलॉजी से हम अपने कंटेंट को समझाने में और भी ज़्यादा हमें सहूलियत होती है। हम शॉर्ट्स लेते हैं, या जो हम उसके बाद जो पोस्ट प्रोडक्शन में जो हम काम करते हैं, तो उसके सहारे से हम अपने कंटेंट को दर्शकों के दिल तक पहुंचाने में हमें वो फ़ायदेमंद होता है। इसलिए जो टेक्नोलॉजी है आज की, जो आजकल की जो फिल्में हैं, वो इसलिए जैसी ये फिल्में आपने कहा कि ऐसी फिल्में क्या और बनेगी, 100% बनेगी। क्योंकि देखिए, अगर ये फिल्म वाह वाह करती और पैसे नहीं कमाती तो फिर कौन बनाता। ये पैसे भी कमा रही है, वाह वाह भी करवा रही है, देश प्रेम भी जगा रही है, और टेक्नोलॉजी भी सिखा रही है। बिल्कुल, आपने देखो कि कैसे कैसे शॉर्ट्स, सीन्स और जो फील देने के लिए लाइट्स का अरेंजमेंट्स है। और ऐसा नहीं है। और सर मैंने तो ये भी सुना है कि जो सेट्स हैं, जो लियारी और जो पाकिस्तान के सेट दिखाए हैं, वो
बैंकॉक में जाके हाँ, बने हैं। हाँ जी। और इतना रिजेंबल करता हाँ, है कि हाँ। आप ऐसा सोचते हैं कि आप पाकिस्तान में ही मूवी बन मैं रही है। वही कह रहा हूँ ना कि तो ये टेक्नोलॉजी, मेहनत भी है, टेक्नोलॉजी भी है। बिल्कुल बिल्कुल, वो फील लाने के लिए पूरा, देखो पूरा लियाली उन्होंने वहाँ दिखा दिया, बिल्कुल। बैंकॉक में दिखा दिया। और इस बात से मैंने देखा था सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी लोग भी परेशान है, कब ये यहाँ कब करके चलेगा शूटिंग। तो ये ऑथेंटिसिटी लाने के लिए एक जो एग्जैक्ट जो फील है लाने के लिए सेट्स बनाए। देखिए सेट मेकर्स कितने कितने मेहनती होते हैं, और फिर वो सेट बनने के बाद जो उसमें लाइटिंग अरेंजमेंट जो होता है, अब देखो बिल्कुल डार्क फील देना, जो है, फील किसी भी देना, सीन को कहाँ feel से देना। लाइट आ रही है, ये सारी चीज़ें हमको करनी पड़ती है, तभी एक फिल्म बनती है। और वो दर्शकों के, जब दर्शक उठता है देखने के बाद तो सेटिस्फाइड होता है, वाह मज़ा आ गया। बिल्कुल। तो हाँ, पैसे वसूल हो गए। पैसे वसूल हो तो गए। ऐसी ऐसी ये फिल्में भी, और ये फिल्में ऐसी बहुत चलेंगी। एक नई विधा शुरू की है, और इसी आदित्य धर जो डायरेक्टर हैं, इन्होंने ही पहले फिल्म उरी बनाई थी, जो बहुत बड़ी हिट हुई थी। और अब जो बनाई, ये इससे पहले बनाई जो धुरंधर 1, बहुत अच्छी बनाई। और उसमें देखिए आप कैसे कैसे हमारे जो जो फिल्म मेकर्स हैं और जो हमारे एक्टर्स लोग हैं, उनको कैसे ब्रेक मिलता है। अक्षय खन्ना हाँ सर, वो बताइए। कितने दिनों से घर में बैठे थे, घर में ना काम उनको खुद से नहीं करते थे वो काम। ऐसा नहीं कि उनके पास काम नहीं आता था, लेकिन वो चूजी आदमी थे, नहीं मैं नहीं करूँगा ये काम। और उन्होंने जो ये माइलस्टोन सेट कर दिया रहमान डिकैत का, और जो एक्सप्रेशन जो दिए, जो क्रूरता लाया है वो आदमी, उसे एक्टिंग। और सर उनका जो वो डांस स्टेप है वो तो इतना, और उन्होंने वो खुद कराया, नो कोरियोग्राफर। बिल्कुल। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कहा सुना दो म्यूजिक, सुना, बोले मेरी आपकी एंट्री है। और उस एंट्री में बस खाली वो ये करते हैं। और वो एक्चुअली वहाँ का जो बलोच का डांस है वो ऐसे करते हैं, बलोची जो हैं, बलोची के जो लोग हैं वो ऐसे ही डांस करते हैं। तो उन्होंने कितना बढ़िया किया, छा गया। अब उनके पास लाइन लगी हुई फिल्मों की, उनके अंदर दम था किरदार करने का। तो उन्होंने, कई लोगों ने पूछा उनसे कि आपने इतने दिन क्यों लगाया, बोले भाई मेरे इतने दिन तक मेरे पास कंटेंट ही नहीं आया, मज़ेदार कोई बात ही नहीं बनी। मैंने उनकी फिल्में देखी बहुत सारी, जितना भी जब भी जो भी काम किया उन्होंने, परफेक्ट, ही इज़ अ परफेक्ट एक्टर। और वेट किया इस कैरेक्टर के लिए। आज वो धुरंधर 2 में नहीं है, लेकिन उनका पोस्टर लगा के उनको दोबारा से फिल्म के अंदर लाया गया। क्योंकि सर एक यूट्यूबर है ध्रुव राठी, जो आप जानते होंगे, उसका बिल्कुल बयान आया है कि ये एक प्रोपेगेंडा मूवी है, और अगर आप देखें तो ये बीजेपी का प्रचार प्रसार है और कुछ नहीं। तो आपके एक्सपर्ट कमेंट क्या कहते हैं सर इस पर? मैं तो जानते होंगे आप ध्रुव राठी को? मैं बहुत अच्छे तो जानता हूँ। देखिए, मैं इसको बीजेपी की फिल्म इसलिए नहीं करूँगा, और अगर कहूँगा बीजेपी की फिल्म है तो मैं पहले तो ये कहूँगा कि ये देशभक्ति की फिल्म है। और अगर मैं इसको जोड़ूँ कि ये बीजेपी की फिल्म है तो वो अच्छी बात, बीजेपी देशभक्त है। मैं यही तो कहूँगा और कहूँगा, क्योंकि इस फिल्म के द्वारा जो बात कही गई है वो आउट एंड आउट देशभक्ति की बात कही गई है। उन गलत किरदारों को जो हमारे हिंदुस्तान को बर्बाद करने पे जुटे हुए थे, उनको उनकी सफाई की गई। और जो हमारा करेक्टर उनके घर में घुस के, जो हमारी आज की वो है एजेंडा जिसको हम कहते हैं, नया भारत है। नया भारत घर में घुस के मारता है। हाँ। तो घर में घुस के मार के आया और देश प्रेम की भावना जगी। तो अगर ऐसी बात ये लोग कहते हैं कि बीजेपी का एजेंडा है, तो होने दीजिए, अच्छी बात है ना। अगर ये तो बीजेपी को क्रेडिट जाना चाहिए फिर, अगर ऐसा लोग बोल रहे हैं तो। हालांकि बीजेपी का कोई इसमें लेने देने नहीं है, वो तो फिल्म बना रहा, आदित्य धर फिल्म बना रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि उनने मोदी जी से ये बात पूछी होगी कि सर मैं आपका ये जो वो क्लिप जो है यूज़ करो। तो उन्होंने कहा भाई तुम जानो, तुम फिल्म मेकर हो, और मैंने इसमें गलत बात क्या कही है, अगर तुम यूज़ भी कर सकते तो अगर आप सही जगह गलत इस्तेमाल मत करना, कही उन्होंने। तो कहने का मतलब क्या है कि बीजेपी या किसी दूसरे की XYZ की फिल्म होगी, ये तो कहने बेकार, ये फिल्म है। और मैं ये कहूँगा सारे दर्शकों से भी कि फिल्म को फिल्म के तरीके से देखिए। फिल्म एक फिक्शन है, और फिक्शन के अंदर अगर कहीं रियलिटी और सच्चाई की बात कही गई है तो सच्चा सिनेमा कहिएगा उसको। मैं आपको कैसे बताऊँ, सिनेमा पहले भी बनते थे, एजेंडे पहले भी होते थे। एक आध एग्जाम्पल तो मैं अभी बता सकता हूँ कि कुली में हाँ। तो मतलब मैं बिल्ला नंबर 786। अब वो मैं आपको बताऊँ, सच्चाई बताता हूँ आपको। मैं उस वक्त बॉम्बे में ही था जिस वक्त जो बड़े साहब बनाए गए इसमें, हाँ। मिस्टर दाऊद, मिस्टर क्यों कह रहा हूँ उसको, मैं दाऊद ही कहूँगा, जिसने आतंक फैलाया हुआ था बॉम्बे में, उसने आतंक फैलाया हुआ था।
और उसके उस आतंकवाद के अंदर बड़े बड़े मासूम एक्टर्स भी आ जाते थे, क्योंकि उनको सर्वाइव करना, उनको फिल्में करनी थी। उसकी इंस्ट्रक्शंस होते थे, ये फिल्म के सारे पैसे मैं लगाऊंगा और इस पे ये दिखाओ तुम, खान चाचा को बढ़िया दिखा दो और एक जो हिंदू है उसको रेपिस्ट दिखा दो। ये सब चीज़ें चलती थी। जो जिस किरदार ये करता था वो बेचारा, उसे पैसे चाहिए, उसे कमाना है, खाना, उसको उसका रोटी रोजी है, वो चलती है। लेकिन वहाँ से इंस्ट्रक्टर तो ये चलाइए। बड़ा टेरर था। मैं बम्बई में था उस वक्त, जिस वक्त था, सारे प्रोडक्शन हाउसेस पे फ़ोन, पिक्चर शुरू बाद में करेगा, फ़ोन पहले इसको ले लेना, इस पर ये कंटेंट डालना, उसको कहानी सुनाई जाती थी, कहानी बदला कर ये लाइए, आप एजेंडा चलाइए, आप उस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का एजेंडा चलाइए और मुस्लिम्स को ज़रा हाईलाइट दिखाइए, हिंदुओं को कम दिखाइए। ये सब चलते थे एजेंडे पहले। इसको एजेंडा कहते हैं जो फिल्म बनाई। मुझे एक भी सीन बता दीजिए जिस पर कहीं एजेंडा नज़र आता हो। उस वक्त एजेंडा साफ नज़र आता था, एकदम साफ नज़र आता, क्लियर। सर ऐसे ही अखिलेश यादव का भी आपने सुना होगा, हाँ? बयान चल रहा है कि आप पैसे मूवी बनाते हैं और विरोधी दलों के को आप बदनाम कर रहे हैं। ये सीधा सीधा वो बोल रहे हैं। भाई मैं तो उनसे यही कहूँगा कि अभी भारत सरकार ने, यानी बीजेपी की जो सरकार है, उन्होंने अभी कोई ऐसी कोई मिनिस्ट्री नहीं बनाई है, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं बनाया है जिसमें वो फंड इकट्ठा करें और फिल्मों को दे दें। नहीं, हाँ, मतलब उनका सीधा सा है कि आप फिल्में देकर, आप पैसा देकर फिल्में बना रहे हैं और विरोधी दलों को या अन्य दलों को आप बदनाम कर रहे हैं। तभी तो मैंने कहा कि उन्होंने, बीजेपी ने भी कोई ऐसी मिनिस्ट्री नहीं खोली है कि एक मिनिस्ट्री खोल दी जाए जिसपे फंड हो और फिल्म वाले से फिल्म ले जाएं, तो तब तो हो सकता है, तब तो मान सकते हैं कि भैया फिल्में देते हुए एक मिनिस्ट्री आपने बना ली, उनको पैसे देते हैं। ऐसे तो हुआ ही नहीं ना। बिल्कुल। तो आप ये खामोखा की बात, अपने वो कहते हैं ना कि दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। आप कुछ भी बकवास करते रहे कि बीजेपी ने ये फिल्म बनाई है और उनको पैसा दे के चला रहे। क्या ज़रूरत नहीं बीजेपी को ये फिल्म के लिए पैसा देने की, ये उनके पास कम वो हैं। आज मैं क्योंकि इस देश का वासी हूँ, इस देश का रहने वाला हूँ, तो क्या मुझे फील नहीं होता कि आज हमारा देश कहाँ है? आज हम फ़ख्र से कहते हैं कि हम नए भारत में जी रहे हैं। ये जो वेव चली है नए भारत की, और आपका तो इतना लंबा अनुभव रहा है सर, मैं बता रहा हूँ ना, बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड से लेकर और अब उत्तराखंड सिनेमा में भी। बिल्कुल, मैंने तो तब शुरुआत की थी जब जो एडिटिंग होती थी, मूवी वाला जिसको साइकिल की तरह चलाया जाता था और फिर वो मॉनिटर होता था। उसके बाद कहाँ से कहाँ, अब तो एआई आ गए, अब तो और भी ज़्यादा कहीं से कहीं पहुँच गए। मैंने तब से ज़माने को देखा, उस ज़माने से अब तक की फिल्मों को देखा है। एजेंडे की बात करते हैं, मैं 50 एजेंडे दिखा सकता हूँ पुरानी फिल्मों को, लेकिन मैं नहीं कहना चाहता उसको, क्या ज़रूरत है। वो सबके समझ में आता था उस वक्त के लोग। आज भी सर सब समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं क्या देखना चाहता है, क्या नहीं देखना चाहता है, ये उसका माइंडसेट है। लेकिन अनुपात बढ़ गया है। हाँ। देखने वालों का अनुपात बढ़ा है। इसका मतलब ऐसी फिल्मों को देखने के लिए लोग अब ज़्यादा आएंगे। 2000 करोड़ की फिल्म करने जा रही है, लोगों ने देखा है। और यही नहीं, विदेश पे पूरे आप ये लगाइए कि जो ऑस्ट्रेलिया के कौन थे वो प्रेसिडेंट जो आए हुए थे, उनके बेटे ने कहा कि बोले आप देखिएगा जिंदर टू, उसको देखिए कहाँ से कहाँ। कहने का मतलब यह कि एक अलग जगह ही। और एक छोटी सी बात, जो दर्द है हिंदुस्तान का नहीं पूरे संसार का, आतंकवाद, उसको दिखाया है बड़े अच्छे से। तो ऑस्ट्रेलिया का प्रेसिडेंट या कनाडा का प्रेसिडेंट अगर उसके मुंह से धुरंधर शब्द निकले तो कुछ तो है, बात निकलेगी तो फिर दूर लग जाएगी। और दूर तक गई है तो बात तो थी। बिल्कुल। सर उत्तराखंड में कब ऐसी मूवीज़ हम बना पाएंगे, इसके जैसे ना हो, इसके आसपास कहीं तो सर हम स्टार्ट करें। आज भी आप देखिए उत्तराखंड सिनेमा का क्या हाल है। माधुरी जी, उत्तराखंड सिनेमा, एक खुशी की बात तो ये है कि बहुत सारे सिनेमा बन रहे हैं, लेकिन फिर दुख की बात ये है कि वो सिनेमा क्यों बन रहे हैं, बहुत अजीब अजीब सिनेमा बन रहे हैं। देखिए, जैसे अभी हम लोग बात भी कर रहे थे धुरंधर के बारे में, अगर कंटेंट अच्छा होगा, देशवासियों को या प्रदेशवासियों को के दिल को छुएगा, तो उत्तराखंड की भी कोई फिल्म धुरंधर बन सकती है। लेकिन वो कंटेंट हो तब तो। अभी मैं एक फिल्म मैंने शुरू करने वाला हूँ जिसका नाम है कंडाली। कंडाली आप जानते हैं, बिच्छू घास। बिल्कुल, बिच्छू घास। वो मेरी फिल्म भी अगले महीने फ्लोर पे चली जाएगी शूटिंग के लिए।
इससे पहले मेरी फिल्म बोले काकाई थी, आपने देखी थी शायद, पसंद भी की थी लोगों ने। अभी एक और भी फिल्म तैयार है जिसका नाम है मार्छा। मेरे कंटेंट जो होते हैं धुरंधर से रिलेटेड कंटेंट होते हैं। मतलब मैं अपनी जिम्मेवारी समझता हूँ फिल्म बनाते वक्त कि मैं देश या प्रदेश को क्या देने वाला हूँ। मैं इस क्राफ्ट का, इस विधा का कहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ, और इस विधा और इस क्राफ्ट से क्या मेरे देश या प्रदेशवासियों को इसका फ़ायदा हो रहा है नहीं। अगर हो रहा है तभी मैं फिल्म बनाता हूँ, नहीं हो रहा तो मैं फिल्में नहीं बनाता। मैं मुझे यूं ही फिल्म नहीं बनानी है। अभी कनाली एक जो फिल्म है जिसको मैं बनाने के लिए जा रहा हूँ, कुछ नहीं है उसका कंटेंट। मेरी कोशिश ये है कि मेरा उत्तराखंड आगे बढ़े, उत्तराखंड को लोग जाने। सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि मैंने कनाली इसका नाम क्यों रखा। कनाली नाम रखने का मकसद सिर्फ एक ही था कि जब ये फिल्म कनाली बनकर रिलीज़ होगी और विदेशों में भी कहीं जाएगी फिल्म, तो कनाली लोगों को नहीं पता क्या होता है, तो सर्च करेंगे। जब गूगल पर सर्च करेंगे तो उत्तराखंड खुलेगा। जब उत्तराखंड खुलेगा 1 लाख लोग अगर सर्च करेंगे तो 1 लाख बार हमारा उत्तराखंड खुलेगा, कुछ तो देखेंगे लोग। तो मेरा जो मकसद है कि अपने उत्तराखंड को प्रमोट किया है तो खुलेगा ना। बिल्कुल। दूसरा, इस पे मैंने एक ऐसा पौधा है जो हमारे प्रदेश का बड़ा वैसा पौधा है जिसको कि हम मेडिकल में भी इस्तेमाल करते हैं, सब्जी का भी इस्तेमाल करते हैं, और सजा देने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। बाल सुधार बटी इसको बोलते हैं। मेरी फिल्म की कहानी वहीं से शुरू हुई है। क्या नाम आपका, माधुरी जी। कनाली कनेक्शन हमारा क्या है, और मैंने जो कहने की कोशिश की है, मैंने आई हैव पर्सोनिफाइड दिस पर्टिकुलर प्लांट कनाली एज द वुमेन ऑफ उत्तराखंड। अच्छा, पर्सोनिफाई किया मैंने कहने की कोशिश की है अपनी इस फिल्म के अंदर कि हमारे उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं बड़ी सशक्त, मजबूत, बाघ से लड़ जाती हैं। 100 किलो का लकड़ी का गट्ठा और घास का गट्ठा लेके पेड़ पर चढ़ के उतर जाती हैं, घास कूटती हैं, पीसती हैं, बच्चों को पालती हैं, और देश के लिए बड़े बड़े लोगों को बनाती हैं। डोभाल साहब भी तो पहाड़ से आते हैं ना। बिल्कुल। उनकी माँ ने भी तो उनको पैदा किया, और आज वो देश की शान है। तो हमारी जो महिला हैं वो ऐसी हैं, मगर यदि किसी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया या यदि किसी ने उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया तो फिर वो कनाली भी है, वो कनाली का रूप भी है। ये मैंने कहना। हाँ, आप जैसा बोल रहे हैं कि आपने पर्सोनिफाइड किया है इस कैरेक्टर को। जो पहाड़ी महिला है उसको कनाली से ने रिलेट किया। पहाड़ी फीमेल्स, हाँ, फीमेल को, मेल नहीं, फीमेल्स। हाँ, वही पहाड़ी महिलाएं जो उनको मैंने कनाली से कनेक्ट, पर्सोनिफाई किया। और मेरी फिल्म की कहानी भी वैसे शुरू होती है। पुराने ज़माने में जब आपको पता होगा कि स्कूलों में बच्चे जब जाते थे तो दंगा करते थे तो मास्टर जी कनाली से पीटते थे, कनाली की सजा देते थे। तो मेरी इस फिल्म के अंदर भी छोटी सी बच्ची की कहानी है जिसका कनाली कनेक्शन वहीं से शुरू होता है, और आखिर में वो एक IPS ऑफिसर बनती है, और ये कनाली कनेक्शन उसकी लाइफ में तब तक बना रहता है जब तक वो IPS ऑफिसर बन जाती है। और उसके बाद जो समाज में जो क्राइम्स हैं, जो दुविधाएं हैं, उनको दूर करती है। ये एक यात्रा है। बट सर, जो आजकल मूवीज़ आ रही हैं उनके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि कई बार मैं कुछ मूवीज़ में ऐसा भी देखती हूँ जो हमारे उत्तराखंड में नहीं होता है या ना बराबर है, उसको भी बड़ा ग्लैमर वैसा दिखाया जाता है। जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे जी मैं शो से पहले। जी मैं आपको नाम नहीं लूँगा फिल्म का, क्योंकि उन लोगों को थोड़ा दुख होगा कि मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ, उनकी फिल्म का नाम क्यों ले रहा हूँ। हालांकि मुझे कोई ऐतराज़ नहीं लेने में, लेकिन मैं नहीं लेना चाहूँगा। मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बात कर रहा हूँ आपसे। लेकिन एक चीज़ तो है माधुरी जी, क्या मैंने अभी हाल ही में वो फिल्म देखी, नाम नहीं लूँगा, और उससे पहले 2-3 फिल्में देखी। मुझे आप एक बार बताइए, आप भी यहीं की रहने वाली, पहाड़ की, मैं भी पहाड़ का रहने वाला हूँ, यही हमने जीवन बिताया है, हम लोग बड़े हुए। क्या रेप जैसी घटना हमारे यहाँ कभी सुनी आपने? आई डोंट थिंक, मैंने तो नहीं सुनी। सर, हमारे जो प्योर पहाड़ी लोग हैं, मतलब मुझे नहीं लगता कभी कोई ऐसा वाक़या इतना बड़ा दुस्साहस पहाड़ी आदमी कर ही नहीं सकता। आप करेक्टर बनाते हैं और उसके बाद ये रेप सीन दिखाते हैं, ओपन सीन दिखाते हैं। मैं बहुत दुखी हो गया इस बात से। क्यों वो विजुअल्स क्यों दिखाते हैं? आप क्या कहने की कोशिश करते हैं कि हमारे उत्तराखंड में ऐसा होता है? नहीं होता है, और आप जबरदस्ती दिखाते हैं। उस पर्टिकुलर सीन से आपको क्या फ़ायदा मिल रहा होता है, मुझे मालूम नहीं।
अगर आपको ये भी दिखाना है कि किसी के साथ ये घटना हो गई है, दुर्घटना हो गई है, मैं उसको 200 तरीके से दिखा सकता हूँ। ये प्रूव भी हो जाएगा कि उसके साथ बलात्कार हुआ या जो भी हुआ, शब्दों से कह सकते हैं। बहुत सारे और तरीके हैं जो बता सकते हैं कि साथ ऐसा हुआ। विजुअल्स क्यों दिखा रहे हैं आप? वाई नॉनसेंस? भाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये इसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारे जो कंटेंट होते हैं, जो हमारी फिल्मों के लिए स्टोरी टेलिंग या कहानी होती है, उसमें सच्चाई होनी चाहिए। उसका ताना बाना उत्तराखंड की समस्याओं, संस्कृति, कैरेक्टर्स और परिवेश और जलवायु, इन सब से कनेक्टेड होना चाहिए, तब तो उत्तराखंडी फिल्म लगेगी। मतलब वो रिलेट होनी चाहिए हमारे उत्तराखंड से, तभी तो फिल्म लगेगी उत्तराखंड की फिल्म है। आप बॉलीवुड की फिल्मों को लाकर रीमेक कर रहे हैं। सर एक्चुअली इसी बात पे मुझे एक बात ध्यान है, एक बार हम किसी डायरेक्टर का, फिल्म मेकर का ही, हम उत्तराखंड के ही हैं, उनका भी पॉडकास्ट कर रहे थे, ऐसे ही बैठे थे, तो उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी बोली। उन्होंने कहा कि अगर आप बॉलीवुड की कहानियों को ही यहाँ पर दिखाएंगे तो फिर हम बॉलीवुड की मूवी क्यों ना देखें। मैं वही तो कह रहा हूँ, वो ज़्यादा अच्छी बनी है, वो ज़्यादा बजट की फिल्म है, उसमें ज़्यादा फिर ड्रामा है, एक्शन है, सब कुछ है। कह रहे अगर आप उत्तराखंड में उत्तराखंड को नहीं दिखाएंगे तो कोई आपको देखने वाला नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ कि आप देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो कि आप अगर ये काम नहीं कर रहे हैं, उत्तराखंड की फिल्में उत्तराखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बना रहे हैं, तो फिर आप फिर क्राइम कर रहे हैं। क्योंकि अभी सरकार सब्सिडी भी दे रही है, तो आप सरकार के खजाने से चोरी कर रहे हैं, इसका मतलब सीधा सर मुझे तो लगता है कि कुछ मूवीज़ तो सब्सिडी के लिए ही बन रही है। मुझे क्या, हर किसी उत्तराखंडी को लग रहा है। माधुरी जी, सब्सिडी स्कैम शुरू हो गया है। क्या क्या फिल्में बनाते हैं। अब मैं क्योंकि मैं फिल्म मेकर हूँ, उनके दिलों को दर्द पहुँचेगा जो अभी आए हैं, जिनको फिल्म बनाने का तजुर्बा बिल्कुल भी नहीं है। वो फिल्म बनाते हैं, उनकी नज़र 50% सब्सिडी पर होती है बस। और मैंने इतनी फिल्म बना ली, मैंने 5 फिल्म बना ली, मैंने 10 फिल्में बना ली। अरे तुमने एक फिल्म से भी किसी आदमी ने ये कहा, या किसी दर्शक ने ये कहा कि दिल को छपछपी लगी आपकी फिल्म में। कुछ नहीं होता, बहुत अजीब अजीब फिल्में बनती हैं। मैं तो ये चाहूँगा, ये मैं अपनी तरफ से उन सभी भाइयों को, दोस्तों को जो फिल्म मेकिंग से जुड़े हुए हैं, एक ही बात कहना चाहूँगा कि यार फिल्में बनाइए, ज़रूर बनाइए, वो बहुत अच्छी बात है। सरकार भी हमें सपोर्ट कर रही है, मगर थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए ना। सर आदित्य धर जो डायरेक्टर हैं, अभी बहुत यंग हैं, जी, क्या कहेंगे सर आप? मैं तो सैल्यूट करता हूँ आदित्य धर को। मैं 75+ हूँ और मुझे करीबन 50 ईयर्स होने वाले हैं इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे, आदित्य धर हमारे सामने छोटे ही हैं, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी सोच। आई हैट्स ऑफ हिम। मतलब मैं सैल्यूट करता हूँ आदित्य धर को कि इससे पहले उरी बनाई थी, दिलों को छू लिया था फिल्म ने, और अब ये जो बनाई है धुरंधर 1 और धुरंधर 2, इस उम्र के अंदर वो कोई रोमांटिक फिल्म भी बना सकते थे। वो शाहरुख खान साहब को भी ले सकते थे, वो सलमान खान साहब को, आमिर साहब को भी ले सकते थे। वो रोमांटिक हीरोज़ हैं, बड़े नाम हैं, बड़े नाम हैं, पैसा कमा सकते थे। हाँ। बहुत अच्छा, इससे बहुत बढ़िया पैसा कमा सकते थे। लेकिन इस उम्र में देशभक्ति का जज्बा, देश प्रेम का जज्बा उस लड़के ने, आदित्य धर ने रखा, और आज करोड़ों लोगों के दिलों को छू गया। हैट्स ऑफ टू हिम। आई विश हिम ऑल द बेस्ट इन हिज फ्यूचर। और मैं चाहूँगा कि ऐसे बहुत सारे आदित्य धर हमारी फिल्म मेकिंग में आए, ताकि जो फिल्म मेकिंग का जो एक विधा है, उसे लोग समझें, प्यार करें, और खूब सारे लोग सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के लिए जाएं। मोबाइल में फिल्म, देखिए मोबाइल में फिल्म क्यों देखने लगे हैं लोग? क्योंकि उनको पता है कि फिल्म का कुछ होने, यहीं देख लो, थोड़ा सा फ्री में बैठ के देख लो। वहाँ पैसे लगते हैं। वो भी सब नहीं देखते हैं सर, चुनिंदा मूवी देखते हैं। हाँ। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो, कि एक बहुत बड़ी विधा है, एक बड़ा पिकनिक होता है इसमें जाने में, पिक्चर देखते हैं लोग और फिर वहाँ से कुछ लेके आते हैं। तो ऐसी फिल्में, आदित्य धर जैसी फिल्में बने, धुरंधर जैसी फिल्में बने। मैं उनको ऑल द बेस्ट कहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे आदित्य धर आएँ और वो फिल्में बनाएं। धुरंधर 3 आए, 4 आए, 5 आए, क्यों नहीं आए? और जितनी ज़्यादा फिल्में आएंगी उतने देश प्रेम की भावना जगेगी। और मैंने ये सोशल मीडिया पे लोगों को देखा है, यंग्स को देखा है, कुछ बुज़ुर्गों को भी देखा है, बहुत सारे बुज़ुर्ग। मैंने
पता नहीं क्यों लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों के अगेंस्ट है। अरे कहाँ से मुसलमानों के अगेंस्ट फिल्म है भाई? मुझे पता, हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तानी हैं, उनके अगेंस्ट उसने एक शब्द भी नहीं कहा बेचारी की फिल्म में, एक शब्द नहीं कहा। जो गुंडे माफिया उनके बारे में तो मैं भी कहता हूँ, आप भी कहेंगे, कोई तुम भी कहते हो, कोई भी कह सकता है। खुद मुसलमान कहते हैं कि अतीक रहमान अच्छा आदमी थोड़ी था, उन्हीं को एक्सप्लॉइट करता था, उन्हीं की भूमि में कब्जाता था, पैसे छीनता था, उन्हीं की बेटियों को और वो करता था, सब उटपटांग हरकतें। उसने एक शब्द भी हिंदुस्तान की, वो जानता है हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तानी हैं, हमारे 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 भाई हैं, हमारे लोग हैं, उनका भी हिंदुस्तान में हक है, सब है। सर ओवरऑल क्या रेटिंग देंगे आप आउट ऑफ 10 अगर मैं बोलूँ धुरंधर को? मैं तो आउट ऑफ 10 दूंगा, और 100 कहती हूँ तो मैं 100 में से 100 दूंगा, क्योंकि मैं इस फिल्म मेकर हूँ और मुझे इस फिल्म के अंदर सच्चाई लगी। एक फिक्शन में सच्चाई बहुत बड़ी बात है। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे शो पर आए, हमारे से बात करी, और आज का जो बर्निंग टॉपिक है, जो धुरंधर ने बवंडर मचाया हुआ है पूरे वर्ल्ड ओवर, और ग्लोबल हिट जो ये जा रही है, तो अच्छा लग रहा है कि हमारे देश की मूवी है, हमारे एक बहुत यंगस्टर ने बनाई है, और यूथ इसकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहा है। ये एक अच्छी बात, और अच्छाई की तरफ यूथ अट्रैक्ट हो रहा है, ये उससे भी अच्छी बात है। वही सबसे बड़ी बात है इस फिल्म का। इस फिल्म की जो 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 खूबी है, जो मैं सफलता कहूँगा, वो सफलता पैसे कमाए वो ठीक है, फिल्म चली बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो फिल्म चली, लोगों के दिलों में घर कर गई वो फिल्म, वो जो देश प्रेम का जो कंटेंट है वो उनके दिलों को छू गया। बस ये ऐसी फिल्में बनती रहेंगी तो हमारा देश मजबूत होगा ना, टूटेगा तो नहीं। और जो टूटने वाले हो तो पहले से टूटे हुए, उनके बारे में क्या आप कहेंगे? तो चलिए सर, बहुत धन्यवाद आपका, आप शो में आए, हमसे जुड़े, और बहुत अच्छा हमारी ये चर्चा रही है। तो आप थे शिवनारायण सिंह रावत जी, हमारे उत्तराखंड के जाने माने डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, एक्टर हैं, और जगवाल फिल्म जो हमारी उत्तराखंड की पहली मूवी थी, वहाँ से सर ने शुरुआत की, उसमें एक सर का रोल भी था, और आज लगभग 50 साल होने वाले हैं इंडस्ट्री में, 40 तो कंप्लीट हो चुके हैं, 50 पर पहुँचने वाले हैं। तो बहुत अच्छा लगा सर के साथ बैठकर, हम धुरंधर का जो हम रिव्यू दे रहे थे, और आज आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया में जो धुरंधर से भरा पड़ा है, उसके रिव्यूज़ से, सबके अपने अपने व्यूज़ हैं, और वाकई देखने लायक मूवी है। अगर मैं बात करूं, हमारे यूथ को, हमारे बच्चों को भी देखनी चाहिए कि क्या हमारे देश में किस तरह से जो हमारे देश को कमज़ोर करने वाली ताकतें वो किस तरह से काम करती हैं, और फिर उसमें जो देशभक्ति, देश प्रेम जिन लोगों में होता है, वो किस तरह से हमारी जो क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि हम सबसे नाकाम हम अपने देश को, अपने देश की एजेंसीज़ को मानते हैं, लेकिन इस मूवी को देखने के बाद आपका बिल्कुल जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बदल जाएगा। आपको लगेगा कि नहीं, हमारी एजेंसीज़ बहुत अच्छे से काम करती हैं, हमारे लोग बहुत डेडिकेटली अपने देश के लिए काम करते हैं। तो देखनी चाहिए मूवी, मेरा यही कहना है। इस तरह की पर्सनालिटीज़ और इस तरह के टॉपिक्स के साथ हम आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे समय समय पर। नेक्स्ट वीक हम एक नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, एक नेक्स्ट पर्सनालिटी के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।